1 अगस्त 2025 वॉशिंगटन से एक अनाउंसमेंट आता है। अमेरिका ने इंडिया के इंपोर्ट्स पर 25% टैरिफ लगा दिया। 25% tariffs on Indian goods. With Donald Trump announcing a 25% tariff. 25% tariff. सिर्फ 26 दिन बाद 27 अगस्त को ये टैरिफ डबल डाउन हो जाता है 50%। इस एक डिसीजन ने इंडिया यूएस रिलेशंस को सिर्फ ट्रेड डिस्प्यूट नहीं बल्कि एक बड़े ग्लोबल टैरिफ गेम का हिस्सा बना दिया। ट्रंप ने टैरिफ तो कई देशों पर लगाए, लेकिन इस ग्लोबल लिस्ट में इंडिया के ऊपर कौन से रूट से प्रेशर क्रिएट किया जा रहा था, आइए समझते हैं। टैरिफ एक तरह से टैक्स होता है जो फॉरेन गुड्स पर लगाया जाता है डोमेस्टिक गुड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई सामान लेने गए जिसका प्राइस है 100 रुपए, लेकिन उस पर 50% टैरिफ लगा हुआ है, तो वही सामान आपको 150 रुपए का पड़ेगा। इवेंचुअली आपको सामान महंगा लेना पड़ेगा एंड आप लोकल प्रोडक्ट्स को ज्यादा खरीदोगे। ट्रम्प कहता है कि टैरिफ से गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा, लोग ज्यादा अमेरिकन मेड प्रोडक्ट्स खरीदेंगे और अमेरिका में इन्वेस्टमेंट्स बूम होंगी। ट्रम्प का एम है यूएस ट्रेड डेफिसिट कम करना। अब ट्रम्प सरफेस लेवल पर कह तो देते हैं कि उन्हें यूएस ट्रेड डेफिसिट कम करना है, बट व्हाट इज द एक्चुअल रीजन? इसके लिए आपको थोड़ा ट्रेड डेफिसिट एंड फिस्कल डेफिसिट के बारे में समझना होगा एंड उसके बाद ट्रम्प की सच्चाई आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगी। जब कोई देश बाहर से ज्यादा चीजें खरीदता है और बाहर कम बेचता है, तो जो अंतर पड़ता है उसे ट्रेड डेफिसिट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया 200 का माल बाहर से खरीदता है और 150 का माल बाहर बेचता है, तो 50 का गैप रह गया, इसे ही ट्रेड डेफिसिट कहते हैं। फिस्कल डेफिसिट में सरकार का खर्चा कमाई से ज्यादा हो जाता है, यानी टैक्स और दूसरी इनकम से जो पैसा आता है उससे ज्यादा खर्च कर दिया जाता है। मान लो सरकार को 100 रुपए टैक्स और फीस से मिलते हैं, लेकिन सरकार 130 रुपए खर्च कर देती है, तो 30 का गैप रह गया, इसे ही फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। ये गैप सरकार लोन लेके या बॉन्ड बेच के पूरा करती है। अब इमेजिन कीजिए, आप मार्केट गए, आपने सब्जी खरीदी और 100 रुपए दे दिए। सिंपल लॉजिक में आपका 100 रुपए का ट्रेड डेफिसिट हो गया, लेकिन ट्रम्प की दुनिया में सीन अलग है। आप सब्जी खरीदते हो, 100 रुपए देते हो और जाने से पहले सब्जी वाले भैया से बोलते हो, अब तुम भी मुझसे 100 रुपए का कुछ खरीदोगे वरना मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। ट्रम्प का मानना है कि ग्लोबल ट्रेड भी इसी तरह का फोर्स्ड बैलेंस होना चाहिए, चाहे मार्केट लॉजिक उससे एग्री करे या ना करे। अमेरिका का ओवरऑल ट्रेड डेफिसिट है अराउंड 700 से 800 बिलियन डॉलर, वेयरएज फिस्कल डेफिसिट है 1.78 ट्रिलियन डॉलर। इवन इकोनॉमिस्ट भी बोल रहे हैं कि अमेरिका को ट्रेड डेफिसिट नहीं, फिस्कल डेफिसिट कम करने की जरूरत है। सच्चाई बिल्कुल क्लियर है, ट्रम्प टैरिफ को सिर्फ इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं बल्कि एक पावर वेपन और बार्गेनिंग टूल की तरह यूज करते हैं, जिसका मेन गोल होता है दूसरे कंट्रीज पर प्रेशर बनाना और उन्हें अपनी टर्म्स पर नेगोशिएट करने के लिए मजबूर करना। अब सवाल ये है कि जब अमेरिका इस वेपन को यूज करता है तो इंडिया पर प्रेशर कौन से रूट से बनाया जाता है? जवाब छुपा है इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर में। अब यहाँ पे आपको 2 सिनेरियोस को समझना होगा, यूएस चाइना रिलेशंस एंड इंडियन एग्रीकल्चरल सेक्टर। अमेरिका और चाइना दोनों ही कॉर्न के ग्लोबल जायंट्स रहे हैं। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा कॉर्न एक्सपोर्टर और चाइना सबसे बड़ा इंपोर्टर। सालों तक अमेरिकन कॉर्न का सबसे बड़ा बायर चाइना ही था, लेकिन धीरे धीरे चाइना ने अपनी स्ट्रेटेजी बदली, डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाया, इंपोर्ट्स कम किए और जैसे ही चाइना ने कॉर्न लेना कम किया, अमेरिका के एक्सपोर्ट्स गिरने लगे। इसका सीधा असर अमेरिका के फार्मर्स पर पड़ा, प्राइसेस गिरे, स्टॉक्स बढ़े और रूरल अमेरिका में फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगी और यहाँ से पॉलिटिक्स शुरू होती है। ट्रम्प की दोनों प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस की जीत में सबसे बड़ा हाथ था अमेरिकन फार्मर्स का। अब ट्रम्प के पास प्रॉब्लम क्लियर थी, चाइना जा रहा था और फार्मर्स को एक नया बायर चाहिए था, इसीलिए अमेरिका को एक ऑल्टरनेटिव चाहिए और चाइना जैसे स्केल का कॉम्पिटिटर सिर्फ एक ही देश हो सकता था, इंडिया। अब यहाँ एक बात समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है, जब ग्लोबल लेवल पर एग्रीकल्चरल ट्रेड शिफ्ट होता है तो उसका असर सिर्फ एक्सपोर्टर्स पर नहीं, इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्रीज के ग्राउंड रियलिटी पर भी पड़ता है। मध्य प्रदेश के एक गांव में 57 साल के महेश पटेल अपने खेत को देख रहे हैं, लेकिन इस बार फसल पर गर्व नहीं, सिर्फ निराशा है। 3 हेक्टेयर से ज्यादा उपजाऊ जमीन होने के बाद भी इस हार्वेस्टिंग सीजन में सोयाबीन की पैदावार बुरी तरह गिर चुकी है। इस बार दिक्कत बीज या मेहनत की नहीं थी, बारिश ज्यादा हो गई थी, इतनी ज्यादा कि खड़ी फसल पानी में डूबकर बर्बाद हो गई।
और महेश पटेल अकेला नहीं है, पूरे मध्य प्रदेश में सोयाबीन फार्मर्स को इसी वजह से नुकसान झेलना पड़ा है। यहीं पे दोनों सिनेरियोज एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। एक तरफ अमेरिका है जहां फार्मर्स को चाइना के बाद नए बायर्स की जरूरत है, और दूसरी तरफ इंडिया है जहां एग्रीकल्चर आज भी मौसम और मॉनसून पर बहुत डिपेंड करता है। अमेरिका इस वल्नरेबिलिटी को बहुत अच्छे से समझता है। जब प्रोडक्शन अनस्टेबल होती है, जब फार्मर्स को नुकसान होता है और जब फूड सिक्योरिटी पर प्रेशर आता है, तब कोई भी देश नेगोशिएशन करने के लिए ज्यादा वल्नरेबल हो जाता है। तो भारत अपना एग्रीकल्चरल सेक्टर खोल क्यों नहीं देता? अमेरिका जो सोया और कॉर्न एक्सपोर्ट करता है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड होता है। मैं इसकी टेक्निकलिटी में ज्यादा नहीं जा रहा, लेकिन इसका मतलब सिंपल है, कम जमीन में 3 गुना ज्यादा प्रोडक्शन और कम कॉस्ट। पेपर पर देखो तो जीएम क्रॉप्स एफिशिएंट लगते हैं, लेकिन यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। इंडिया दुनिया के उन कुछ कंट्रीज में से है जो नॉन जीएम सोया और कॉर्न लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस करता है, और इसकी एक ग्लोबल नीश मार्केट है। यूरोप, जापान, वेस्ट एशिया जैसे मार्केट्स में नॉन जीएम और ऑर्गेनिक क्रॉप्स के लिए बायर्स प्रीमियम प्राइस देने को तैयार होते हैं। ये सिर्फ फार्मिंग का इशू नहीं है, ये ब्रांड इंडिया का इशू है। अगर इंडिया जीएम सोया और कॉर्न इंपोर्ट करता है तो ग्लोबल बायर्स के दिमाग में हमारे सामान को लेके प्योरिटी पे सवाल आने लग जाएंगे। अगर यूएस के जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स इंडिया में आए तो वो 3 गुना ज्यादा यील्ड दे रहे हैं और वो कॉस्ट बहुत कम ले रहे हैं। इस कंपटीशन का रिजल्ट प्रेडिक्टेबल है, इंडियन फार्मर्स सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का सवाल सिर्फ यील्ड का नहीं, बल्कि रेगुलेशन, फार्मर सर्वाइवल और लॉन्ग टर्म फूड सॉवरेनिटी का भी है। अब इस ग्राफ को ध्यान से देखिए। ट्रंप के टैरिफ लगाने के बाद एस्टिमेट्स के हिसाब से इंडिया की जीडीपी में लगभग 0.4% की गिरावट आ सकती है। और इंटरेस्टिंग बात यह है, अगर इंडिया भी रिटेलिएटरी टैरिफ लगाता है तो जीडीपी का नुकसान और ज्यादा हो सकता है। इसीलिए इंडिया का अप्रोच कन्फ्रंटेशन नहीं, कंटेनमेंट का है। इंडिया पहले से ही एक काम कर रहा है, जो एक्सपोर्ट्स यूएस में स्लो हो रहे हैं उन प्रोडक्ट्स को डोमेस्टिक मार्केट में एब्जॉर्ब किया जा रहा है, ताकि इकोनॉमी में अनसर्टेनिटी और पैनिक क्रिएट ना हो। साथ ही इंडिया अपनी डिपेंडेंसी भी तोड़ रहा है, नए ट्रेड पार्टनर्स और नए मार्केट। रीसेंट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स में यूनाइटेड किंगडम, ओमान, न्यूजीलैंड और यूरोपियन यूनियन के साथ भी एफटीए टॉक्स फाइनल स्टेज में है। सिंपल लॉजिक है, जितने ज्यादा बायर्स उतना कम प्रेशर किसी एक कंट्री का। लेकिन ये सब शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म स्ट्रेटेजीज हैं। लॉन्ग टर्म में इंडिया के पास केवल एक रियल ऑप्शन है, दैट इज इनोवेशन एंड वैल्यू एडिशन। टैरिफ सबसे ज्यादा उन प्रोडक्ट्स पर लगते हैं जो इजीली रिप्लेसेबल होते हैं, सस्ते होते हैं और जिनके मार्केट में हजारों ऑल्टरनेटिव मिल जाते हैं। इंडिया को ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने होंगे जिनको मार्केट में रिप्लेस करना मुश्किल हो। देयर इज अ रीजन दैट इंडिया का आईटी सेक्टर अभी तक प्रोटेक्टेड है। जब प्रोडक्ट क्रिटिकल होता है तो टैरिफ केवल एक कॉस्ट बन जाता है, बैरियर नहीं। इसलिए इंडिया का एंड गेम रिटेलिएशन नहीं, रेलेवेंस है। और जियोपॉलिटिक्स में जो रेलेवेंट है उसे टैरिफ से नहीं दबाया जा सकता।